तो दोस्तों इस वीडियो के साथ हम एक नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं जिसका नाम है वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत। तो बच्चों दो पार्ट में हम इस पूरे के पूरे टॉपिक को डिवाइड कर रहे हैं और इस वाले वीडियो में हम आपको काफ़ी डिटेल में आपको समझा देंगे वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत क्या होता है। दूसरे पार्ट में हम आपको बताएंगे एक फर्म का कब सामान्य लाभ होता है, कब हानि होती है, कब असामान्य लाभ होता है जब वो साधनों का यूज़ कर रही होती है। तो ये दो टॉपिक में हम पूरा का पूरा कोर्स कवर कर रहे हैं। तो बच्चों मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि हम यूजीसी नेट, यूपीएससी, पीजीटी इकोनॉमिक्स, यूजी पीजी के अकॉर्डिंग हम ये वीडियो बना रहे हैं। तो जहाँ जहाँ ये वीडियो होगी, हमारा ऐप है विष्णु इकोनॉमिक्स स्कूल, वहाँ पर आपको ये वीडियो अवेलेबल होगी। इसके अलावा जो सेकंड पार्ट है वो हमारा प्राइवेट वीडियो है, तो वो आपको हमारी ऐप में ही मिलेगा। तो आप हमारी ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा, वहाँ पर आपको वीडियोज़, टेस्ट सीरीज़, इसके अलावा PDF नोट सब कुछ वहाँ पर अवेलेबल है। और बच्चों इसके अलावा ये जो टॉपिक है ये मैंने इंग्लिश में भी बनाया हुआ है, तो वो भी आपको हमारी यूट्यूब पर ही प्ले में जाके मिल जाएगा। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो सिद्धांत है इसका जो प्रतिपादन है वो जेबी क्लार्क ने किया था। जेबी क्लार्क ने किया सबसे पहले, इसके बाद मतलब इसका प्रतिपादन जेबी क्लार्क ने किया, वॉलरस, विकसीड और ऐसे अर्थशास्त्रियों ने किया। लेकिन इसको जो सही और विस्तृत रूप देने का काम किया है वो किया है श्रीमती जॉन रॉबिन्स ने और JR हिक्स ने। तो वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मैं आपको समझाने वाला हूँ बच्चों। देखिए ये सिद्धांत कहता है कि प्रत्येक साधन को जो कीमत मिलनी चाहिए वो मिलनी चाहिए उसकी सीमांत उत्पादकता के समान, यानी कि एक मार्जिनल रिवेन्यू प्रोडक्ट, यानी कि ये है हमारी कि वो आय में कितनी वृद्धि कर रहा है अपने द्वारा, वो बराबर होनी चाहिए मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के। तो ये संतुलन की शर्त है। इसके बारे में हम इस पूरी की पूरी वीडियो में आपको डिटेल में समझाएंगे। टॉपिक समझाएं उससे पहले कुछ मान्यताओं को लेकर हम चल रहे हैं बच्चों। सबसे पहले पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता है, यानी कि हम ये मान रहे हैं कि वस्तु बाजार में और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता है। वस्तु बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि वस्तु की जो कीमत है वो समान रहेगी, अगर 10 रुपये है तो 10 रुपये ही रहेगी। साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता का मतलब है कि जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है ये वाली वो भी समान रहेगी। इसका मतलब आप चाहे 1 लेबर खरीदो चाहे 100 लेबर खरीदो, अगर आपको पहले लेबर के लिए 60 रुपये देने पड़ रहे हैं तो 100वें लेबर के लिए भी 60 रुपये देने पड़ेंगे। ये हम ये मान के चल रहे हैं कि पर्याप्त मात्रा में वस्तु की सप्लाई मौजूद है और पर्याप्त मात्रा में साधन की अवेलेबिलिटी मौजूद है। दूसरा बच्चों हम ये मान के चल रहे हैं कि साधनों की सभी इकाइयां समरूप है, यानी कि उनकी कार्यकुशलता समान है। बच्चों मैं आपको बता देता हूं कि अगर कोई भी साधन, मान लीजिए श्रम है या पूंजी है, अगर वो समान रूप से कुशल भी हो तो भी उत्पादन में कमी होती है। देखिए आपको समझना होगा हास्यमान प्रतिफल नियम लागू होता है। इसका मतलब क्या हुआ, अब परिवर्तनशील अनुपात नियम भी कह सकते हो कि जैसे जैसे सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, शुरू में सीमांत उत्पादकता बढ़ती है, फिर एक मैक्सिमम पॉइंट पे पहुंच के गिरना लग जाती है, जो कि हमारा MP होता है। केवल एक ही साधन परिवर्तनशील है, तो इसमें हम श्रम को परिवर्तनशील मान के डिसाइड करेंगे। बाकी के साधन भी हम परिवर्तनशील मान सकते हैं, लेकिन एक ही साधन को परिवर्तनशील मान रहे हैं, बाकी के सारे के साधन स्थिर हैं। अधिकतम लाभ प्राप्ति का उद्देश्य है, और मैंने आपको बताया कि एक फर्म अपने अधिकतम लाभ प्राप्त करने के, जैसे उत्पादक का उद्देश्य था अधिकतम लाभ कमाना, तो वो वस्तु का उत्पादन तब तक करता था जब तक MC बराबर MR हो। इसी तरीके से एक उत्पादक का उद्देश्य है लाभ को अधिकतम करना, और उत्पादक जो है वो साधनों को तब तक प्रयोग करेगा जब तक उसकी रिवेन्यू प्रोडक्ट, मार्जिनल रिवेन्यू ऑफ प्रोडक्ट मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट के बराबर हो। तो इसको ही हमें समझाना है बच्चों बेसिकली इस पूरे के पूरे वीडियो में। और हास्यमान प्रतिफल नियम लागू है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया था। दूसरा पूर्ण रोजगार की स्थिति है, यानी कि जितने भी साधन हैं वो सभी के सभी प्रयोग हो रहे हैं, कोई भी साधन बेकार नहीं जा रहा है। तो बच्चों वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत मैं समझाऊं उससे पहले कुछ बेसिक टर्मोलॉजी है जो आपको आनी चाहिए। मतलब ये वो चीजें हैं जो कि आने वाले सिद्धांत में यूज होंगी, तो वो टर्मोलॉजी क्या है वो आप जरूर समझ लीजिए। सबसे पहला है साधन की सीमांत उत्पादकता। साधन की सीमांत उत्पादकता मतलब है कि साधन ने कितना उत्पादन में योगदान दिया। जैसे मैं आपको बताऊं साधन की सीमांत उत्पादकता, एक होता है MPP मार्जिनल फिजिकल प्रोडक्ट, एक होता है MRP और एक होता है वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट। मैं आपको तीनों का मतलब समझा देता हूं। मान लीजिए कि मैंने एक श्रम लगाया और एक मशीन लगाई, तो उसने क्या किया, 100 शर्ट का उत्पादन किया, ठीक है। अब हम ये मान लें कि ये तो उत्पादन, ये तो भौतिक उत्पादन है, इसको बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादन, यानी कि एक अतिरिक्त इकाई द्वारा, साधन की एक अतिरिक्त इकाई द्वारा जो उत्पादन, भौतिक उत्पादन में जो परिवर्तन होता है उसको बोलते हैं सीमांत भौतिक उत्पादन, यानी कि जिसको वस्तु के रूप में मापा जाता है। TPN - TPN - 1 ये वही है जो आपने परिवर्तनशील अनुपात नियम में MP के नाम से पढ़ा हुआ है। दूसरा है सीमांत आगम उत्पाद। देखिए ये 100 रुपए का माल जो है उसकी एक मार्जिनल रेवेन्यू जो है एक साधन की, क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में मार्जिनल रेवेन्यू और प्राइस
बराबर बराबर होते तो हम ये मान लेते हैं कि एक जो है वो 10 रुपए का बिक रहा है। इसका मतलब कितने रुपए की इनकम जनरेट की उसने? 100 शर्ट बना के 1000 रुपए की। मतलब ये हुआ बच्चों कि शर्ट उसने बनाई 100 और हर शर्ट जो है वो बाजार में 100 रुपए की 10 रुपए की बिकी, यानी कि अतिरिक्त इनकम 10 रुपए हुई। तो उस केस में हमारे एक लेबर के द्वारा उत्पादन किया गया है 1000 रुपए का। ये रेवेन्यू पर आगम इनकम में प्रेजेंट किया गया है। वैल्यू देखिए ये भी 1000 रुपए ही रहेगा। अगर मान लीजिए एम आर और पी बराबर है, देखिए एम आर और पी, एम आर जो पी जो है वो एम आर से ज़्यादा भी हो सकता है। तो जिस केस में ये ज़्यादा होगा उस केस में वीएमपी एमआरपी से बड़ा होगा, जैसा कि अपूर्ण प्रतियोगिता में होता है। लेकिन क्योंकि हम पूर्ण प्रतियोगिता मान के चल रहे हैं, क्योंकि हम ये मान के चल रहे हैं कि क्योंकि कीमत और सीमांत आगम बराबर बराबर है, इसलिए वीएमपी और एमआरपी भी बराबर होंगे। अगर प्राइस ज़्यादा होगा एमआर से तो वीएमपी और एमआरपी से ज़्यादा होगा। तो बच्चों 3 कंसेप्ट है, एमपीपी यानी कि भौतिक उत्पादन, सीमांत आगम का मतलब उसने इनकम में कितनी वृद्धि की, कैसे निकालेंगे? जो इनकम है टोटल रेवेन्यू माइनस TRN-1 या एमपीपी को एमआर से मल्टीप्लाई करके भी ये निकल जाता है। सीमांत उत्पादकता यानी कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट का मतलब होता है एमपीपी इंटू प्राइस ऑफ कमोडिटी। ये जो प्राइस है ये एवरेज प्राइस है और जो एमआर होता है इसका मतलब हर गुड्स का अलग अलग निकालना पड़ता है। ये दोनों में बेसिक फर्क है। तो बच्चों ये जरूर याद रखिएगा, एक तो हमारी होती है एमपीपी। एमपीपी का फार्मूला क्या है? एमपीपी का फार्मूला है TPN - TPN-1। इसका मतलब भौतिक उत्पादन कितना किया, और इस एमआरपी का मतलब है कितने रुपए की वृद्धि की, और वीएमपी का मतलब है उससे कितने रुपए की इनकम हुई। क्योंकि पूर्ण प्रतियोगिता में एमपी और एमआर और प्राइस बराबर होते हैं, इसलिए दोनों बराबर होंगे। लेकिन क्योंकि एकाधिकारी प्रतियोगिता अपूर्ण प्रतियोगिता में, मतलब एकाधिकारी प्रतियोगिता यानी कि टोटल अपूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं, उसमें प्राइस ज्यादा होता है, इसलिए वीएमपी भी ज्यादा होगा। तो बच्चों अभी हम पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चल रहे हैं, ये बात आप याद रखिएगा, क्योंकि जब हम डायग्राम बनाएंगे तो पूर्ण प्रतियोगिता को ही शामिल करेंगे। ठीक है, इसके अलावा एमपी का डायग्राम मैं आपको बना के दिखा देता हूं एक बार। इस तरीके का एमपी हमारा डायग्राम वाइज बनता है, इस तरीके का। ठीक है, और नॉर्मली जब हम लेते हैं तो इस हिस्से का रिलेवेंट हम ज्यादा मानते हैं। मतलब आपको पता होना चाहिए कि पहले एमपी गिरता है, पहले बढ़ता है, फिर मैक्सिमम होने के बाद, मतलब पहले बढ़ता है फिर मैक्सिमम होने के बाद गिरना शुरू कर देता है। ये एमपी की विशेषता है। ठीक है बच्चों, इसके अलावा हमारा एपी की बात करें तो देखिए औसत उत्पादन भौतिक रूप में होता है, तो उसको औसत भौतिक उत्पादन कहते हैं। अब कितने रुपए की उसने औसतन वृद्धि की, इसको बोलते हैं एआरपी। एआरपी भी बोलते हैं बच्चों। इसका मतलब क्या हुआ? एआरपी का मतलब है कि टोटल इनकम डिवाइडेड बाय जो हमारा लेबर है उसकी मात्रा, यानी कि टोटल रेवेन्यू प्रोडक्ट भी बोल सकते हो डिवाइडेड बाय लेबर। ठीक है, देखो बच्चों औसत उत्पादन भी 2 तरीके का हो सकता है, मैं आपको यहां बता देता हूं। ग्रॉस एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट और नेट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। सकल औसत आगम उत्पाद, शुद्ध औसत आगम उत्पाद। जैसे मान लीजिए एक लेबर है और एक कैपिटल है और उत्पादन हो रहा है मान लीजिए 10 का। ठीक है जी, अगर 2 लेबर हो जाते हैं, एक मशीन हो जाती है और उत्पादन हो जाता है 18 का, तो एक लेबर बढ़ाने से कितना उत्पादन बढ़ा? 8 का बढ़ा। लेकिन क्या वास्तव में लेबर ने ही उत्पादन को बढ़ाया है? तो ऐसा नहीं है, मशीन का भी तो यूज हुआ होगा। तो इसको जब हम मशीन के कंट्रीब्यूशन को नहीं निकालते तो उसको बोलते ग्रॉस एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, और हम किसी तरीके से मशीन के कंट्रीब्यूशन को, चाहे वो लेबर को बढ़ाने से बड़ा हो, वो निकाल देते हैं, लेस कर देते हैं, उसको बोलते हैं नेट एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। लेकिन फिलहाल हम इस कंसेप्ट में आपको फंसाना नहीं चाहते, इसलिए हम सिंपल मान लेते हैं कि हम NARP को ARP मान लेते हैं। और डायग्राम की बात करें तो इस तरीके का डायग्राम होगा AP का। तो ये आप रिलेशन भी बना सकते हो AP और MP में। ये है हमारा MRP मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, और ये हमारा ARP। ठीक है, एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट। बिल्कुल ठीक बात है। अब हम बात करते हैं बच्चों साधन की लागत की। तो साधन लागत का मतलब है कि किसी भी साधन को खरीदने में, उसे किराए पे लेने में, उसका यूज करने के लिए उत्पादक को कोई ना कोई अमाउंट तो देना ही पड़ता है। तो एवरेज फिक्स कॉस्ट का मतलब है, एवरेज फैक्टर कॉस्ट का मतलब है कि आपने जो टोटल फैक्टर को पैसा दिया डिवाइडेड बाय कर देंगे जितने फैक्टर आपने यूज किए।
मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट का मतलब है सीमांत साधन लागत का मतलब है कि आपने अतिरिक्त लागत, जैसे मान लीजिए सपोज कीजिए मैं एक लेबर यूज कर रहा हूं तो जिसके लिए मुझे 100 रुपए देने पड़ रहे हैं, जैसा मैंने बताया था पूर्ण प्रतियोगिता, इसलिए अगले लेबर के लिए भी 100 रुपए देने पड़ेंगे। तो टोटल मिलाकर कितने पैसे दिए हमने? 200 रुपए। तो 200 में से 100 को माइनस कर दोगे तो ये आंसर आ जाएगा 100। बात वही है। अब पूर्ण प्रतियोगिता है इसलिए हम ये मान के चल रहे हैं कि हमारी जो एवरेज फैक्टर कॉस्ट है और जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है वो बराबर बराबर है। ठीक है बच्चों, तो बच्चों अगर पूर्ण प्रतियोगिता है तो पूर्ण प्रतियोगिता में तो देखिए ये दोनों बराबर बराबर होते हैं इस तरीके के। ठीक है, ये ARP इक्वल टू एवरेज रेवेन्यू प्रोडक्ट, एवरेज फैक्टर कॉस्ट, नहीं एवरेज फैक्टर कॉस्ट शुरू से बोल देते हैं। तो बच्चों पूर्ण प्रतियोगिता में तो AFC और MFC बराबर बराबर होते हैं, लेकिन बात अगर हम अपूर्ण प्रतियोगिता की करें तो अपूर्ण प्रतियोगिता में क्योंकि मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बढ़ता है इसलिए एवरेज फैक्टर कॉस्ट उससे ऊपर हो जाता है। अच्छा, इसी तरीके से अगर हम इसकी बात करें, इसको यहां से हटा देते हैं, तो यहां नीचे भी बना दिया। ये तो होता है तब जब पूर्ण प्रतियोगिता हो, जो पूर्ण प्रतियोगिता में ये दोनों, ये वाला MRP और VMP बराबर बराबर होते हैं। मैं अलग से नहीं बना रहा हूं इन दोनों का डायग्राम, आप समझ जाना, दोनों बराबर बराबर होते हैं ये पूर्ण प्रतियोगिता में। लेकिन अगर हम बात करें अपूर्ण प्रतियोगिता में तो ये हम केवल ये वाला हिस्सा दिखा रहे हैं। अपूर्ण प्रतियोगिता में जो VMP होता है वो ज्यादा होता है MRP से, ये आपको याद रखना है। VMP ज्यादा होता है, MRP कम होता है जिस समय अगर आप अपूर्ण प्रतियोगिता की बात कर रहे हैं। तो बच्चों ये तो देखिए बेसिक कंसेप्ट थे जो आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये सभी का यूज होगा आने वाले वक्त में। आपको ये टर्मिनोलॉजी क्या है एक बार आपको पता होना चाहिए। तो अब मैं आपको शुरू कराता हूं जो कि एक्चुअल में थ्योरी है, क्योंकि ये सारे के सारे कंसेप्ट तो इसलिए बताए हमने ताकि आपको कंसेप्चुअली आप मजबूत हो जाओ। तो बच्चों वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या को हम एक टेबल की सहायता से और डायग्राम की सहायता से समझते हैं। तो बच्चों कई सारी बुक्स में आपको ये दो कंडीशन में दिखाया गया है। एक तो है फर्म की दृष्टि से सीमांत उत्पादकता की व्याख्या और दूसरा होता है उद्योग की दृष्टि से सीमांत उत्पादकता की व्याख्या। तो बच्चों उद्योग की दृष्टि से तो हम आपको अगली वीडियो में आपको बना के समझाएंगे किस तरीके से उद्योग की स्थिति में सीमांत उत्पादकता सिद्धांत की व्याख्या की जाती है। फिलहाल यहाँ पे हम जो समझा रहे हैं वो फर्म की दृष्टि से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत को समझा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ये देखिए, एक फर्म की दृष्टि से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत से ज्ञात होता है कि एक फर्म साधन की कितनी मात्रा में रोजगार प्रदान करेगा। मतलब ये सिद्धांत हमें बताता है व्यक्तिगत दृष्टि से कि कितने सारे साधनों को एक फर्म रोजगार देगी। तो यही हमें डिसाइड करना है कि आखिरकार कितनी साधनों की मांग है, क्योंकि ये थ्योरी जो है वो साधन की मांग पर फोकस करती है, इसलिए इसे साधन का मांग सिद्धांत भी कहते हैं। ठीक है, और एक फर्म कब तक लगाएगी, जब तक मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट जो है वो बराबर बराबर नहीं हो जाते। तो बच्चों पूरे कंसेप्ट को टेबल और डायग्राम के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। देखिए ये साधन की इकाइयां हैं, हम यहाँ पे लेबर मान के चल रहे हैं और हम जानते हैं कि जैसे जैसे लेबर का आप ज़्यादा यूज़ करोगे लेबर की जो सीमांत उत्पादकता है वो घटती चली जाएगी। ठीक है, यानी कि ये जो उसकी सीमांत उत्पादकता है वो घट गई। लेकिन क्योंकि हम पूर्ण प्रतियोगिता की मान्यता को लेकर चल रहे हैं इसलिए हम ये मान रहे हैं कि चाहे श्रम कितनी भी वस्तु का उत्पादन करे लेकिन वो जब बाजार में बिकने के लिए जाएगी तो उसकी कीमत सेम रहेगी। बच्चों पिछले वाले हमने देखा था कि MRP और VMP बराबर होते हैं और MRP निकालने का फार्मूला होता है MPP इंटू MR। तो इसको इससे मल्टीप्लाई कर लो, ये MPP है ये MR है तो ये 100 आ जाएगा। इसका मतलब पहला श्रम जो है वो 100 रुपये का उत्पादन कर रहा है, दूसरा 80 का उत्पादन कर रहा है, तीसरा 60 का उत्पादन कर रहा है, चौथा 40 का उत्पादन कर रहा है और पांचवा 20 रुपये का उत्पादन कर रहा है। हम बात करें बच्चों मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट की तो हम ये मान लेते हैं कि ये 60 रुपये है। इसका मतलब ये हुआ कि एक साधन के द्वारा इस कंडीशन में 60 रुपए का उत्पादन किया गया है और उस साधन को 60 रुपए देने पड़ रहे हैं। तो इस स्थिति में क्योंकि MRP और MFC बराबर बराबर है तो एक फर्म केवल 3 साधनों की मांग करेगी। अगर वो 3 से ज्यादा साधनों की मांग करती है तो इसका मतलब चौथा साधन उसको 40 रुपए देगा। लेकिन
मतलब 40 रुपए की इनकम देगा, लेकिन साधन को देने पड़ेंगे 60 रुपए। तो फर्म के लाभ की दृष्टि से ये बहुत ही खतरनाक होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो फर्म का कुल लाभ है उसमें कमी देखने को मिलेगी अगर ये वाली कंडीशन लागू होती है तो। यानी कि इन दोनों ही कंडीशन में फर्म का संतुलन नहीं होगा, क्योंकि इस स्थिति में जो कॉस्ट है वो ज्यादा है और इनकम जो है वो कम है। इस स्थिति की बात करें तो इस स्थिति में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट जो है वो ज्यादा है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से, इसलिए एक उत्पादक चाहेगा कि वो और ज्यादा श्रम का यूज करे और ज्यादा साधनों का यूज करे, प्रयोग करे। इसी तरीके से एमआरपी ज्यादा है एमएफसी से, तो वो चाहेगा कि और ज्यादा साधनों का वो प्रयोग करे, जिससे कि संतुलन बिंदु यहां पर आ जाए। मैं आपको एक बार डायग्राम के थ्रू भी समझा देता हूं बच्चों। देखिए ये हमारा है एमआरपी, मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट, जो कि वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर है। वैल्यू ऑफ मार्जिनल प्रोडक्ट के बराबर होने की वजह से ये इस तरीके का है बच्चों। डायग्राम में हम ये मान के चल रहे हैं कि जो मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट है वो पूर्ण प्रतियोगिता में समान रहती है। तो इस स्थिति में जिस कंडीशन में मार्जिनल रेवेन्यू प्रोडक्ट और मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट बराबर है, इतने लोगों को काम पे लगाएगा, इतने साधनों को जो फर्म है वो काम पे लगाएगी। और अगर मान लीजिए वो इतने साधनों को काम पे लगाती है, जिसको हम मान लेते हैं 2, तो आप देख रहे हैं कि इस कंडीशन में फर्म को ये हिस्सा जो है, यानी कि ये वो प्रॉफिट है जो फर्म को हो सकता था लेकिन फर्म को नहीं हो रहा है, क्योंकि इस स्थिति में क्या है, एमआरपी ज्यादा है मार्जिनल फैक्टर कॉस्ट से। इसी तरीके से बच्चों सेम ये तरीका है, अगर वो 4 साधनों को लगाती है तो भी उसे लॉस होगा, यानी कि एमआरपी जो है वो लेस देन है एमएफसी से। तो बच्चों ये कंडीशन है। इसके अलावा हमें यह भी देखना है कि फर्म को लाभ और हानि कैसे होगी, वो बच्चों हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे, जिसमें हम आपको बताएंगे कि एक फर्म को असामान्य लाभ क्या होता है, सामान्य लाभ कब होता है, हानि कब होती है। लेकिन नॉर्मल कंडीशन जो है, जो आपको बुक्स में समझाना होता है, खासतौर पे यूजी क्लासेस में, वो इतना ही आपको बताना होता है वितरण के सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में। बच्चों आप याद रखिएगा कि जब एक फर्म, एक साधन होते हैं परिवर्तनशील, जैसा कि यहाँ पे हमने एक साधन को परिवर्तनशील माना था, तो हमारा जो एमआरपी है वो एमएफसी के बराबर होने चाहिए, जो कि ये है। और अगर एक से ज्यादा साधन परिवर्तनशील है, जैसे मान लीजिए ए साधन है, ये बी साधन है, तो ये जो अनुपात है, यानी कि एमआरपी और कीमत का अनुपात दोनों का बराबर बराबर होना चाहिए। ये कंडीशन है बच्चों, आप याद रखिएगा। और ये जो 2 टॉपिक है, ये बच्चों हम अगली वीडियो में आपको कराएंगे, जिसमें हम आपको फर्म का संतुलन की स्थिति में कब लाभ होता है, कब हानि होती है, कब सामान्य लाभ होता है, ये दिखाने वाले हैं। इसके अलावा उद्योग की दृष्टि से सीमांत उत्पादकता सिद्धांत हमें क्या सिखाता है, वो बच्चों हम डिटेल में बात करेंगे। तो मैं आपको एक बात और बता देता हूं कि ये जो होता है ना, ये वाला, ये हमारा साधन का मांग वक्र भी है। एमआरपी जो होता है वो हमारा साधन का मांग वक्र भी होता है। तो बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत समझ में आ गया होगा। वितरण का सीमांत उत्पादकता सिद्धांत में पूर्ति पे बल नहीं दिया गया है, केवल और केवल मांग पे बल दिया गया है। बच्चों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको कंसेप्ट ठीक लगा होगा। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।